तो सबसे पहले क्या आप पत्र लिखते हैं या कैसे बताते हैं? आपके कम्युनिकेशन का तरीका क्या रहता है काम करने के पहले? सर सबसे पहले जब किसी गाँव में भी जाते हैं तो वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, एग्ज़ाम्पल में अगर वहाँ के जो विलेज पंचायत हेड हैं, तो सबसे पहले हम उनको रिटेन में जो है वो पत्र लिख के वो करते हैं कि मतलब हम आपके गाँव में काम करने की अनुमति चाहते हैं और इसके बाद सर हम कम्युनिटी के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारा कम्युनिकेशन जब भी रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं अपने डेवलपमेंट सेक्टर में, तो सबसे पहले अगर हम किसी गाँव में जाते हैं तो हमारा उस गाँव की जो अथॉरिटी होती है, मतलब गाँव का प्रधान, ब्लॉक की अथॉरिटी, जी सर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनको पत्र लिख के उनको अवगत कराना कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस संस्था से हैं और आपके परियोजना का क्या मकसद है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिना इस कम्युनिकेशन के आप किसी भी जगह अगर काम करने जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? हो सकता है कम्युनिटी आपको सपोर्ट ना करे, प्रधान आपको सपोर्ट ना करे, है ना? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपको क्वेश्चन करे कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ गए हो? तो कम्युनिकेशन का महत्व हमारे सेक्टर में सबसे जरूरी है कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे हेल्थ, लाइवलीहुड, कोई भी हो, संबंधित अधिकारियों को रिटर्न में उसकी जानकारी देना कि ये परियोजना है, हम इस संस्था से हैं, अमुक संस्था से हैं और यहाँ पर इतने समय तक कार्य करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है हमारे जो फील्ड इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बोलते हैं कि परियोजना प्रबंधन में जब हम किसी प्रोजेक्ट को वो चालू करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखित रूप से जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं उनको अवगत कराते हैं। जैसे अगर आप सभी लोग फेलो हैं, तो आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपने अभी तक लेटर दिया है कि नहीं दिया है किसी को? बताइए, आप सभी लोगों ने लेटर दिया है अपने क्षेत्र में, पत्र दिया है किसी अधिकारी या प्रधान को? जी सर, प्रधान को तो नहीं दिया गया है सर, ब्लॉक लेवल के अधिकारी को, वीडीओ को पत्र दिया गया है। जैसे रोजगार कैंप के लिए हम लोग सर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को पत्र दिए हैं, तो ये पत्र दिया गया है सर। अच्छा, तो ये पत्र आपने कैसे दिया ये बताइए? अपने नाम से दिया कि संस्था के अधिकारी के माध्यम से दिया, लेटर हेड पे दिया कि सादे कागज पे दिया, कैसे दिया? सर लेटर हेड पे तो नहीं, एक जगह लेटर हेड पे दिया गया है ब्लॉक पे, वो भी संस्था हम्म, के नाम से दिया गया है। और हम्म, दूसरे जगह सर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है उनके यहाँ मेल के थ्रू इसको पहुंचाया गया है। हम्म। हाँ, मेल कम्युनिकेशन भी फॉर्मल है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी भी अगर हम लेटर दें और हम संस्थागत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपनी के या एनजीओ के, संस्था के लेटर हेड पे ही लेटर लिख के देंगे और उसमें नीचे जो प्रार्थी होगा वो कौन होगा? संस्था का अधिकारी, मतलब निदेशक होगा, सीईओ होगा, है ना? बिल्कुल सर। और उसमें नीचे में डिटेल आपकी जो पत्र सबमिट कर रहा है उसकी डिटेल होगी कि इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता या कोऑर्डिनेटर ये हैं, इनका नंबर ये है, लोकल कॉन्टेक्ट। लेकिन कभी भी लेटर हम देंगे तो किसके नाम से देंगे? सीईओ, संस्था डायरेक्टर, इनके नाम से देंगे, है ना? समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, तो आप अपने नाम से अगर देते हैं, अगर आप अपने नाम से लेटर देते हैं तो वो इफेक्टिव क्यों नहीं होगा, बताइए आप हमें। सर क्या आप पूछे हैं सर, एक बार पूछ लीजिए सर, एक बार और क्वेश्चन रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं अपने नाम से लेटर देते हैं तो वो इफेक्टिव क्यों नहीं होता है? मान लीजिए मैं प्रकाश सिंह हूँ, मैंने सिर्फ सफेद पन्ने पे अपने नीचे नाम लिख दिया, तो वो इफेक्टिव होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि उसमें संस्था का नाम नहीं है और किसी भी
किसी भी चीज को जैसे ऑर्गेनाइज करना हो तो उसमें जिस संस्था से आप हैं पहले उसको जोड़ना है, पहले उसके बारे में बताना है, उसके लेटर हेड पे आपको लिख के देना पड़ता है, तब जाके आप एक्सेप्ट होता है लेटर। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक ब्रांड वैल्यू होती है ना। जैसे मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट ले रहे हैं, कोलगेट का नाम सब लोगों ने सुना है, ठीक है, लेकिन हम कोई ऐसा विदाउट ब्रांड विदाउट पैकेजिंग का हम आपको अगर टूथपेस्ट दे तो आप उसको करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर हम सिर्फ कोरे कागज पे अपना नाम लिख के पत्र दे देते हैं तो वो इफेक्टिव इसलिए नहीं होता, क्योंकि पहला कि वो संस्थागत नहीं है, किसी संस्था से नहीं आया हुआ है। क्योंकि अगर किसी संस्था से कोई चीज आती है तो उसमें एक मतलब ऑथेंटिसिटी होती है कि उसका ट्रस्ट बिल्डिंग ऑटोमेटिक आ जाता है। जो उस संस्था के नाम को जो व्यक्ति है वो सर्च कर सकता है, ऑनलाइन करना चाहे डिटेल उसकी मिल सकती है। प्लस एक इंस्टीट्यूशन का महत्व जो होता है वो उस लेटर के माध्यम से अथॉरिटी के पास जाता है। तो इसीलिए हमेशा लेटर हेड पे ही कम्युनिकेशन लिखना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अभी तक किसी को? आप बताइए। नहीं सर, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो होता है, अभी हम लोग आपस में, क्योंकि हम एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो ये लेटर हेड है। कई बार क्या होता है कि जब लोग खुद का जाते सेल्फ कुछ देना चाहते हैं या कम्युनिटी कुछ देना चाहती है तो वो कोरे कागज पे ही दे सकती है या फिर कैसे क्या करेगी, या फिर पंचायत का। दूसरा चीज है सर कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जैसे कि लिखित कम्युनिकेशन में तो एक तो ये आवेदन हो गया। आवेदन में कई बार क्या होता है कि आवेदन देने के बाद में उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम उसका फिर नेक्स्ट कैसे क्या आगे जाएंगे? नहीं, उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम आप कह रहे हैं कि हमने विदाउट लेटर हेड अगर दे दिया कम्युनिकेशन के तो उसकी की लेटर हेड वाले देने के बाद जी सर, आपकी आवाज समझ नहीं पाया मैं क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ कि लेटर हेड देने के बाद कि बिना लेटर हेड के? नहीं सर, बिना लेटर हेड के मान लीजिए मैं एज ए कम्युनिटी किसी समस्या को लेके ब्लॉक अधिकारी को हमने आवेदन अवगत कराया, सर हमारे यहाँ जैसे पानी की समस्या है और हम यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन में हैं और चूंकि हमारी समस्या सुनी जाए तो वहाँ पे यदि मान लीजिए हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है तो उस समय हम लेटर देते हैं या कुछ भी देते हैं तो उससे उस समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है उसमें देखिए मैं या आपको लेटर बताऊं लिखते समय सर, जैसे कि हमने बताया कि लेटर लिखते समय ये मैंने विषय लिखा। लेटर लिखते समय और भी क्या, जैसे कि समय, डेट और हाँ नहीं, डेट वगैरह तो वही है कि आप डेट, आपका विषय क्या है, किस संबंध में आप लिख रहे हैं, और नीचे समस्या, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या कारण था, क्या समस्या उत्पन्न हुई और आप क्या समाधान चाहते हैं कि हम आपसे त्वरित कार्यवाही का अनुरोध करते हैं, ऐसा होता है ना। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, लेटर तो सही है लेकिन अगर आप टोल फ्री नंबर का सहायता लें तो वो कम्युनिकेशन हमारा क्या फॉर्मल हो जाएगा प्लस रिकॉर्ड हो जाएगा अगर कम्युनिटी का कोई व्यक्ति करता है, क्योंकि सरकार ने हर कंप्लेन के लिए टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं। तो हमेशा अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना है, या तो तहसील दिवस में जाके करिए अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर टोल फ्री नंबर पे करिए। टोल फ्री पे नंबर करने का क्या होता है कि आपकी जब तक आपकी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी तब तक वो खुली रहेगी, उसका फॉलोअप आपके पास कॉल सेंटर से आता रहेगा, आप किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। और हमेशा प्रयास करिए कि संस्थागत माध्यम से आप जाइए, किसी रजिस्टर्ड माध्यम से, है ना। जी सर। और एक और महत्वपूर्ण बात है, अपनी समस्याओं को आप अगर जितने बड़े अधिकारी के पास आप दर्ज कराएंगे उतनी त्वरित आपका कार्रवाई होगी। आप अपनी कंप्लेन लेके किसी क्लर्क के पास जाएंगे वो पड़ी रहेगी, किसी बीडीओ के पास जाएंगे कार्रवाई होने के चांसेस ज्यादा हैं।
सीडीओ के पास या जिलाधिकारी के पास जाएंगे तो आपकी त्वरित कार्रवाई होगी उस पर। तो हमेशा अगर आपको निचले स्तर से नहीं त्वरित आपको कार्रवाई हो रही तो आप सीधा ऊपर के स्तर पे जाइए और लोगों को ट्रेन करिए कि आपको अपनी बात रखना, मनाना ये आना चाहिए और कहाँ पर आपको आपकी बात रखना है वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है डीएम, सीडीओ, उन पे आप जाके अपनी बात रखिए। सर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो अपना बात रखने के लिए डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने निचले लेवल पे आपने ट्राई किया क्या, इस चीज को सॉल्व नहीं किया गया। तो जो मेरा वही फिर से क्वेश्चन हुआ कि जब हम किसी को देने जाते हैं वहाँ पे तो उसमें हमें जैसे वहाँ से क्या रिसीविंग या कुछ ऐसा मिलना जो अनिवार्य है या ऐसे हम नहीं दे देखिए, के रिसीविंग वैसे तो पावती होनी चाहिए, लेकिन आप किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो पावती देने से लोग कतराते हैं, वो देते नहीं आपको। जी सर। सर हमें जो जैसे कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, तो उनको भरने के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप पहले बताइए कि कम्युनिकेशन गैप किस तरीके के होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपने सही व्यक्ति को नहीं बताया या आधी आधी इंफॉर्मेशन पास ऑन की या कम्युनिकेशन आपने सही टाइम पे नहीं किया, तो वो गैप किस तरीके का है वो हमें ध्यान रखना होगा। और अगर कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो उसके लिए त्वरित हमें कार्रवाई करनी चाहिए कि मिसिंग हो गई तो तुरंत आप उस व्यक्ति को सूचित करिए कि सर ये चीज अधूरी रह गई थी, इसमें ये और हम ऐड करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप काफी तरीके के हो सकते हैं कि आपकी बात का गलत मतलब हो गया या आपने बीच में कोई बात छोड़ दी जो मुख्य बिंदु थे। तो किस तरीके का कम्युनिकेशन है उसके लिए हम इंस्टेंट अगर किसी व्यक्ति को कम्युनिकेट कर देते हैं तो हमारी आधी समस्याएं वहां पर रिजॉल्व हो जाए। जैसे मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और मुझे याद नहीं रहा, मैंने अधूरी कोई बात कह दी आपसे, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं आपको कॉल करके तुरंत अपनी पूर्ण सूचना है वो दूं, ताकि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो पूरा प्रॉपर आपके पास पहुंचे। सर उसमें वही मेरा क्वेश्चन था कि जब हम किसी को कम्युनिकेशन करते हैं तो जैसे कि हम अपनी पूरी बात किसी को कहें, बात हम ये भी कोशिश करें कि जो हमने सामने वाले को बताया है वो मतलब जैसे डाउन टू आपने बताया कि जब हम जूनियर को बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम उनका जो उन तक हमारे जो मैसेज है वो क्या पहुंचा है। और तीसरा चीज है कि जैसे हम अपना पूरा कम्युनिकेशन जब हम करें तो उसका फीडबैक ले लें कि उसने समझा क्या है उस चीज का। नहीं, लेकिन मृत्युंजय इसमें दिक्कत ये होती है ना, फीडबैक आप कैसे ले पाओगे? मान लो डाउनवर्ड में तो आप पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या समझे, लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने बॉस से थोड़ी बोलेंगे कि आप क्या समझे बताओ मैं, ऐसा जी कह जी सकते हो क्या आप? बिल्कुल नहीं सर। तब तो वो डिपेंड करता है ना, इसीलिए कि हमारी बात हम कैसे कह रहे हैं और कहाँ गैप है। जैसे अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो आपको पता चलेगा, या तो आप लिखित में दीजिए तो आपको पता रहेगा कि भाई आपने लिखित में क्या दिया है। तो गैप अगर जहां पर है, मिसिंग है, तो आप उसको त्वरित दे सकते हैं। बोलने में ये लाजमी चीज है कि आप अगर मुझसे 10 कह रहे हैं तो हो सकता है कि मुझको 8 बात समझ में आई, 2 बातें मेरे से मिस हो गई। लेकिन डाउनवर्ड तो आप पूछ सकते हो, अपवर्ड आप नहीं पूछ सकते। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक अवहेलना हो जाएगी ना। अगला व्यक्ति बोलेगा अच्छा तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। समझ रहे हो आप? हेलो, मेरी आवाज समझ समझ में आ रही है आपको बात? जी सर। तो उसमें हमें देखना है कि पहले जो उसके लिए 3 चरण थे, ध्यान से सुनना,
उसको ग्रहण करना, सोचना, तब उसके बाद उसका जवाब देना। या आप कुछ कहना चाहते हैं किसी से, तो पहले आप 2 मिनट रुकिए, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करिए और फिर बोलिए, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आप देना चाहते हैं, वो पूर्ण तरीके से दूसरे तक पहुंच जाए। ठीक है। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जब हम किसी कम्युनिटी को या किसी सेमिनार को जब हम हेल्ड का संबोधित करते हैं, तो उस समय हमारा बॉडी लैंग्वेज या फिर हमारे, जैसे कि आपने शब्दावली का बोला, उस समय हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी कितना इम्पोर्टेंस होता है सर? देखिए, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है और ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी भी करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति की जिसने कभी 100, 200, 500 आदमी के ऑडियंस को नहीं देखा है, या जो इंट्रोवर्ट है, तो वो क्या होगा कि जब वो एक भीड़ के सामने जाएगा तो वो कांपेगा, ढंग से अपनी बात कह नहीं पाएगा, घबरा जाएगा। बहुत से लोग पसीना छोड़ देते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात है। लेकिन अगर हम एज अ जनरल बात करें, तो सबसे पहले तो सभी को, जो लोग अगर पब्लिक में बोलने जा रहे हैं, घर पे उनको प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है, ताकि उनको अपनी बात याद रहे और भीड़ के सामने कहने का एक कॉन्फिडेंस आए, जब बार-बार आप शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़, अपना बॉडी पोस्चर, मतलब टेढ़े ना खड़े हों, गर्दन ना टेढ़ी हो, बिल्कुल आप सीधे खड़े हों, हाथ दोनों दोनों हाथ एक साथ एक सामने रहें, हाथ जेब में पॉकेट में ना रहे, या हाथ आप आगे की ओर बांधे ना रहें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर आप हाथ क्रॉस करके बांधे हैं, तो लोगों को लगेगा कि आप उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है ना? या आप गाल पे हाथ रख के बैठे हैं, तो लगेगा कि आप कैजुअली बिहेव कर रहे हैं, कैजुअली आप मतलब प्रॉपर अटेंशन के साथ नहीं सुन रहे हैं या बोल रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी, जैसे फौजी होते हैं ना, फौजी वाली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ आगे। अगर आप पोडियम पे हैं तो दोनों हाथ पोडियम पे रखिए। अगर आप कम्युनिटी पे हैं तो दोनों हाथ आगे ऐसे जोड़ के, ऐसे फिंगर से फिंगर टिप टच करके, उस तरीके से खड़े होके आप बात करिए। जेब में रख के या गर्दन टेढ़ी करके या मुंह में च्युइंगम चबाते हुए, इस टाइप से कभी भी कहीं आप कम्युनिकेशन ना करें। बहुत बढ़िया आपने बताया सर कि जब हम किसी चीज़ों को बताने जाते हैं कम्युनिटी में, तो सिर्फ हमारा पर्सनल नहीं होता है, हम कहीं नहीं कहीं कहीं किसी को प्रेजेंट करते हैं। यदि बाय द वे हम फैमिली की तरफ से जाते हैं, तो हम फैमिली को प्रेजेंट करते हैं, और यदि हम अ संस्थागत कहीं जा रहे हैं, तो वो उस संस्था को हम प्रेजेंट करते हैं, न कि हमारा कुछ व्यक्तिगत होता है। तो वहाँ शब्दों का और हमारे बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सर आई थिंक आप यही बताना चाह रहे होंगे? हाँ, ये बात तो मैंने कवर की हुई है पहले, कि जी आप सर। कहीं भी जा रहे हैं तो आपके शब्दों से ही आपका व्यक्तित्व जाना जाएगा, है ना? और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जाते हैं, तो आप इंडिविजुअल, आप मृत्युंजय या पंकज को प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप उस संस्था को, मान लीजिए रोजगार ढाबा या डीआईएफ को आप प्रेजेंट करेंगे। तो वो भी हमें देखना है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जी सर। सर जो आपने बताया था कम्युनिकेशन का स्टेप वाइज़, वो बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही आपने सरल भाषाओं में और ये हमें लग रहा है बहुत सारे हमने मृत्युंजय, हमको अभी ये एक चीज मैं एडिट करना चाहूंगा, जैसे सरल भाषा आपने कहा ना, तो जी, जी। कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सरल भाषा। क्योंकि अगर आप किसी कम्युनिटी में बहुत हाई फाई या
बड़े-बड़े शब्दों का जिसको जार्गन बोलते हैं उनका प्रयोग करेंगे, तो आपकी बात लोगों के सर के ऊपर जाएगी। अगर आप ग्रामीण कम्युनिटी से बात कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब एक ग्रामीण व्यक्ति जिन बातों या शब्दों को समझ सकता है, हमें उन्हीं का प्रयोग करना है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि रिक्शे वाले से भी अंग्रेजी बोलने लगेंगे, कुत्ते से भी अंग्रेजी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं प्रयोग करना है। जो व्यक्ति जो सरल भाषा समझता है, आपकी कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करना, तो वो आप सरल भाषा में ही कर सकते हैं। अब अगर आज के सेशन में मैं सिर्फ इंग्लिश में ही चीज़ें बताता या अधिकतर मैं इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करता, तो मुझे नहीं लगता है जितने लोग मेरे साथ हैं, वो सारे लोग समझ भी पाते हैं उसको। तो हमारी ऑडियंस किस तरीके की है, वो हमारे कम्युनिकेशन और भाषा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल कभी सर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें कम से कम जटिल मतलब सरल शब्दावली हो, कम से कम जटिल शब्द हों। जी सर। तो आपने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताया और मुझे लगता है ये हमारे टीम मेंबर्स और जो भी लोग हैं, इनको आने वाली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। और तीसरा चीज़ है कि भाषा और कम्युनिकेशन ही हमारे चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। यदि हम मान लीजिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, सो आज वो प्रधानमंत्री हैं। सो हमारा लोगों तक पहुँचने के लिए जैसे कि हम लोग कम्युनिटी को जब संबोधित करते हैं, तो हम अलग-अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग अपना प्रेज़ेंटेशन लेके जाते हैं, कुछ लोग अपना कार्ड पे लेके जाते हैं। तो अपना